नई बहू के ससुराल वालों के पुराने बर्तन। विनीता का परिवार आज बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि आज विनीता के इकलौते बेटे राज की शादी नीतू नाम की लड़की से होती है। शादी के बाद राज नीतू को लेकर अपने घर आता है। राज बेटा, नीतू बहू को कमरे में ले जा। शादी की वजह से काफी थकान हो गई होगी। और बहू, कल तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम ये साड़ी पहनना, ये रंग तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है माँ जी, मैं कल यही साड़ी पहनूंगी अपनी पहली रसोई में। इतना कहकर नीतू और राज अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन नीतू जल्दी से तैयार होकर अपनी पहली रसोई के लिए किचन में आती है। बहू, ये सारे बर्तन हैं जिसमें तुम्हें खाना बनाना है, और ये सारी चीजें, अगर तुम्हें यहाँ किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे बता देना। वो तो सब ठीक है माँ जी, लेकिन मुझे क्या इन बर्तनों में खाना बनाना पड़ेगा? आपने ये बर्तन देखे हैं, कितने ज्यादा पुराने हैं और कितने ज्यादा भारी हैं। मुझसे तो ये कढ़ाई भी नहीं उठेगी, तो मैं इसमें खाना कैसे बना पाऊंगी? बहू, तुम्हारी बात ठीक है, ये बर्तन पुराने हैं और भारी भी हैं, लेकिन इसी के साथ साथ ये बर्तन बहुत मजबूत है और इसमें खाना भी बहुत अच्छा बनता है। मैंने शुरू से ही इन्हीं बर्तनों में खाना बनाया है और आज तक बना रही हूँ, और तुम्हें भी इन्हीं बर्तन में खाना बनाना है। सॉरी माँ जी, लेकिन मैं इसमें खाना नहीं बना सकती। आप देखिए तो ये बर्तन कितने ज्यादा काले हैं। पता नहीं इनमें बना हुआ खाना आप लोग कैसे खाते हैं। मेरे घर में तो नॉन स्टिक बर्तन हुआ करते थे, वो भी अच्छे ब्रांड्स के। जो मैं अपने दहेज में बर्तन लाई हूँ वो आप मुझे दे दीजिए, मैं उसमें खाना बनाऊंगी और आप इन बर्तनों को बेच दीजिए। कम से कम इन बर्तनों से आपको कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है? मैं अपने इन पुराने बर्तनों को कहीं नहीं बेचने वाली। तुझे खाना इन्हीं बर्तनों में बनाना पड़ेगा। इतना कहकर विनीता वहाँ से चली जाती है। अपनी सास की बातें सुनकर नीतू मुंह बनाते हुए कहती है, पता नहीं ये लोग कैसे हैं और कैसे इन पुराने काले बर्तनों में बना हुआ खाना खाते हैं। मैं तो इन बर्तनों का बना हुआ खाना नहीं खाने वाली, लेकिन अब मैं क्या करूं? माँ जी तो मुझे मेरे दहेज में लाए हुए बर्तन ही नहीं दे रही हैं। अब मैं इन बर्तनों में कैसे खाना बनाऊंगी? एक काम करती हूँ, खाना जला देती हूँ। जब ये लोग कुछ दिन जला हुआ खाना खाएंगे तो इनकी अकल खुद ब खुद ठिकाने पर आ जाएगी और माँ जी मुझे खुद मेरे दहेज के लाए हुए नॉनस्टिक बर्तन देंगी। नीतू इतना बोलकर जल्दी से खाना बनाती है और जानबूझकर अपने बनाए हुए खाने को जला देती है, जिसके बाद नीतू खाना बनाकर सबको डाइनिंग टेबल पर देती है। जला हुआ खाना देखकर सभी लोग कहते हैं, बहू, ये तुमने कैसा खाना बनाया है? सारा खाना तो जला हुआ है, ये जला हुआ खाना हम कैसे खाएंगे? हाँ नीतू बहू, हम जला हुआ खाना कैसे खाएंगे? तुम्हारी माँ ने तो कहा था तुम्हें बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, तुम ये जला हुआ खाना बनाती हो। माँ ने आपसे सच कहा था, मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, लेकिन इन पुराने बर्तनों में खाना बनाने की वजह से सारा खाना जल गया। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मैं इन बर्तनों में खाना नहीं बना सकती, लेकिन आपने तो मेरी एक भी नहीं सुनी। अब आपको ये जला हुआ खाना ही खाना पड़ेगा। लेकिन बहू, ये कैसे हो सकता है? आज तक मैंने भी इन्हीं बर्तनों में खाना बनाया है, लेकिन मेरा खाना तो एक बार भी नहीं जला। विनीता, तुम इतने सालों से बना रही हो और आज बहू ने पहली बार इन बर्तनों में खाना बनाया है, इसलिए खाना जल गया। बहू, कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम सीख जाओगी। हाँ बहू, कोई बात नहीं, खाना जल गया तो क्या हुआ, धीरे धीरे तुम इन बर्तनों में खाना बनाना सीख जाओगी। ये क्या, मेरा प्लान तो मेरे पर ही उल्टा पड़ गया। अब मुझे कोई और नया प्लान सोचना पड़ेगा। नीतू इन पुराने बर्तनों में खाना बनाना नहीं चाहती थी, इसलिए अब रोज नीतू अपने बनाए गए खाने को जानबूझकर जलाती है और जानबूझकर बर्तनों को नीचे गिराती है। बर्तन के बार बार नीचे गिरने पर बर्तन टूटने लगते हैं, जिसे देखकर विनीता कहती है, ये बर्तन कैसे टूट रहे हैं? भला इतने मजबूत बर्तन कैसे टूट सकते हैं? माँ जी, आज के जमाने में कुछ भी मजबूत नहीं है। अब आप खुद देखिए, ये बर्तन कितने ज्यादा पुराने हैं
मुझे तो लगता है अगर ये बर्तन एक दो बार और गिर गए तो पूरे तरीके से टूट जाएंगे। और इन बर्तनों में खाना बनाने की वजह से रोज खाना जल रहा है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मेरे दहेज में लाए हुए बर्तन मुझे दे दीजिए, लेकिन आप ही नहीं मानी। लगता है तुम ठीक कह रही हो बहू, मैं ही पुराने बर्तनों के मोह से नहीं निकल पाई। मैं एक काम करती हूँ, मैं आज ही तुम्हें नए बर्तन दे देती हूँ। अब से तुम उसी में खाना बनाना। विनीता की बात सुनकर नीतू बहुत खुश होती है। विनीता जल्दी से नीतू के लाए गए दहेज के नॉन स्टिक बर्तन उसे दे देती है। अब नीतू खुशी खुशी उसमें खाना बनाती है और अब खाना नीतू बिल्कुल भी नहीं जलाती और सबको ये यकीन हो जाता है कि पुराने बर्तनों में खाना बनाने की वजह से ही खाना बार बार जल रहा था। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। एक दिन, अरे घर में कोई है या नहीं? अरे शांति बहन, तुम यहाँ, वो भी ऐसे अचानक? हाँ विनीता, राज और नीतू की शादी में मैं नहीं आ पाई थी, इसीलिए मैंने सोचा आज मैं इन दोनों से मिल लेती हूँ। नीतू बहू कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही है। तुम रुको, मैं अभी नीतू बहू को बुलाती हूँ। नीतू बहू, देखो कौन आया है तुमसे मिलने। नीतू बहू, ये तुम्हारी मौसी सास है। तुम्हारी और राज की शादी में ये नहीं आ पाई थी, इसीलिए ये तुमसे मिलने आज आई है। जिसके बाद नीतू जल्दी से अपनी मौसी सास के पैर छूती है। अरे बस बस, जीती रहो विनीता। तुम यहीं खड़ी रहोगी या मेरे लिए एक कप चाय बनाकर भी लाओगी? मुझे तो नीतू बहू से बहुत सारी बातें करनी है, इसीलिए चाय तुम ही बना कर लाओ। ठीक है, आप लोग यहाँ बैठिए, मैं आप दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। इतना कहकर विनीता वहाँ से चली जाती है। नीतू बहू, तू बहुत किस्मत वाली है जो तुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। तुझे नहीं पता तेरे ससुराल वालों ने कितनी सारी परेशानी उठाई है। इन लोगों ने इतनी मेहनत कर कर के पैसे जमा किए और अपना ये घर बनाया है। इस घर की एक एक चीज़ इन लोगों ने बड़े अरमान से लाई है। यहाँ तक कि किचन में इस्तेमाल करने वाले बर्तन भी इन्होंने इतनी मेहनत और प्यार से खरीदे थे। आज तक विनीता उन्हीं बर्तनों का इस्तेमाल करती है और उसमें खाना बनाती है। बहू, तुम भी उन्हीं बर्तनों में खाना बनाती होगी ना? नहीं मौसी, मुझे उन बर्तनों में खाना बनाने की आदत नहीं थी, इसलिए माँ जी से कहकर मैंने उन सारे बर्तनों को स्टोर रूम में रखवा दिया। शांति और नीतू बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ विनीता आ जाती है। जिसके बाद सभी मिलकर चाय पीते हैं। शांति की बातें सुनकर नीतू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। जिसके बाद नीतू अगले दिन स्टोर रूम से सारे पुराने बर्तन लाती है और उन्हें अच्छे से धोकर उनमें खाना बनाती है। नीतू खाना बना ही रही होती है, तभी किचन में उसकी सास आ जाती है। पुराने बर्तनों में नीतू को खाना बनाते देख विनीता कहती है, नीतू, तुम पुराने बर्तनों में खाना क्यों बना रही हो? इसमें तो खाना जल जाता है ना। और तुम्हें तो इन बर्तनों में खाना बनाने की आदत भी नहीं है। तुम्हें तो मैंने नए बर्तन दिए थे। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे इन पुराने बर्तनों में खाना नहीं बनाना था, इसलिए मैंने जानबूझकर खाना जलाया और बर्तन तोड़ने की कोशिश की ताकि आप मुझे मेरे लाए हुए नॉनस्टिक बर्तन दे दो। लेकिन कल मौसी जी से बात करने के बाद मुझे पता चला कि आपने कितनी मुश्किलों से और मेहनत से इन बर्तनों को खरीदा था। आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं इन्हीं बर्तनों में खाना बनाया करूंगी। कोई बात नहीं बहू, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बहू नहीं, बेटी हो मेरी। अपनी सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर नीतू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने सास के गले लग जाती है। जिसके बाद नीतू अब अपने ससुराल वालों के पुराने बर्तन में ही बड़े प्यार से बहुत अच्छे से खाना बनाती है। बबीता, मैं खेत पर जा रहा हूँ, मेरे खाना ले आओ। ये लो जी, प्याज रोटी बांधी है, 2 आलू पड़े थे, उसकी सब्जी बनाकर माँ जी और बाबूजी को खिला दिया, इसीलिए आपके लिए सब्जी नहीं बची। अच्छा किया बबीता, जो सब्जी माँ बाबूजी को दे दी। इस बढ़ती उम्र में उनका खाना जरूरी है, हम तो नमक रोटी भी खा लेंगे। ये कहानी है गरीब किसान कमल की। उसके परिवार में माँ, बाप, बहन, बीवी और बेटी थी।
सभी का पेट पालने की जिम्मेदारी एक अकेले कमल के कंधे पर ही थी। इसीलिए उस किसान के घर में पैसों की तंगी बनी रहती थी। कभी प्याज रोटी तो कभी नमक रोटी खाकर उस गरीब का परिवार गुजर बसर करता था। थोड़ी देर में कमल खेत आ जाता है और उसके खेत में धान की फसल लहलहा रही होती है। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद। इस बार मुझ गरीब किसान के खेत की फसल अच्छी हुई है। एक आधे दिनों में यह फसल पूरी तरह से पक जाएगी, फिर इन्हें काट कर शहर जाकर बेच आऊंगा। शाम ढलते ही कमल घर चला आता है और सभी के साथ बैठकर खाना खाता है। अरे कमल बेटा, आज तू बड़ा थका सा लग रहा है। हाँ बाबूजी, वो आज सारे खेत के खरपतवार उखाड़ना पड़ा इसलिए। मगर खुशी की बात यह है कि इस साल हमारे खेत की फसल बहुत अच्छी है। कटाई करके मैं उन्हें शहर जाकर बेच आऊंगा और उन पैसों से सबसे पहले मैं अपने गरीब परिवार के रहने के लिए पक्का घर बनवाऊंगा और बहुत जल्द अपनी प्यारी से बहन सुमन की शादी भी कर दूंगा। कमल के मन में अपने गरीब परिवार के लिए अनगिनत ख्वाहिश थी, जिनके पूरे होने की उम्मीद उसके खेत की फसल पर टिकी हुई थी। मगर उस रात बहुत तेज तूफानी बारिश होती है। अगली सुबह होते ही गरीब परिवार खेत पर आता है, जहां सारी फसल बारिश के कारण बर्बाद हो चुकी होती है। अजी, ये सारी की सारी फसल तो बारिश के कारण बर्बाद हो गई। अब क्या होगा? पता नहीं बबीता, इस फसल पर ही सब कुछ टिका हुआ था। मैंने इस फसल में अपना सारा पैसा लगा दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूंगा। पता नहीं ऊपर वाला सारे दुख दर्द हम गरीबों को ही क्यों देता है। क्या उसे हम पर तरस नहीं आता? माँ जी, कमल जी, भगवान पर भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देंगे। बबीता अपने ससुराल वालों को लेकर घर लौट आती है। कई दिनों तक बहुत बारिश होती है, जिससे सभी के पैर घर में बंध जाते हैं। सुनो जी, गुजारे के लिए घर में थोड़े से ही दाल चावल बच गए हैं, वो भी कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। फिर हम क्या खाएंगे? हमें कुछ करना होगा। मगर भाभी, इस भरी बरसात में हम कर भी क्या सकते हैं? हमें खेती करनी होगी। हाँ, मगर बहू, इतनी बारिश में कौन सी खेती होगी? माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अभी ना तो हमारे पास बीज है और ना ही खाद, और बारिश भी इतनी तेज हो रही है। ऐसे में कैसे होगी खेती? अजी, मैंने कुछ बैंगन के बीज इकट्ठा करके रखे हैं। हम इस बारिश में बैंगन की खेती करेंगे। वैसे भी किसान का परिवार धूप छांव बारिश नहीं देखता। उसे अपने परिवार का पेट पालने के लिए मौसम की मार तो झेलनी ही पड़ती है। उस गरीब बहू की बातें सभी को नई उम्मीद से भर देती हैं और सभी बारिश में बैंगन की खेती के लिए तैयार हो जाते हैं। बहू, हम इस बारिश में बैंगन की खेती करने के लिए तैयार हैं। हाँ बहू, मैं भी इस बैंगन की खेती में अपने परिवार की मदद करूंगा। तेरा ससुर लंगड़ा जरूर हो गया है, मगर लाचार नहीं। जानती हूँ बाबूजी, मगर इस हालत में आपका काम करना ठीक नहीं। अपनी बहू पर भरोसा रखिए। मैं इस बारिश में अपना घर नहीं रहने दूंगी। इसके बाद बबीता और उसका गरीब ससुराल भरी बारिश में भीगते हुए खेत पर आता है। माँ जी, ननन जी, आप दोनों खेत का ये हिस्सा साफ कीजिए। मैं और कमल जी खेत का दूसरा हिस्सा साफ कर देते हैं। ठीक है बबीता भाभी। इसके बाद सभी बारिश के पानी से तितर बितर हुए खेत को बैंगन की खेती करने के लिए साफ करते हैं। थोड़ी थोड़ी दूर पर कियारियां बनाते हुए काम करने लगते हैं। तभी बारिश के कारण मिट्टी में से कुछ जौंक सुमन के हाथ पैरों पर चिपटकर उसका खून चूसने लगते हैं। आह माँ, भाभी भैया बचाओ। ननन जी डरो मत, मैं हूं ना, अपनी भाभी पर भरोसा रखो। ये कहते हुए गरीब बहू अपनी परवाह न करते हुए अपनी ननंद को बचाती है। ये क्या बहू, इन जौक ने तेरे हाथों को जख्मी कर दिया। चल घर चलते हैं, बाकी का बचा हुआ काम कल कर लेंगे। नहीं माँ जी, हमें आज ही इन क्यारियों में बैंगन के बीजों को बोना होगा, वरना एक दिन की देरी हमारे परिवार को इस बारिश में दाने दाने पर मोहताज कर देगी। ये कहकर लाचार गरीब बहू दर्द में तड़पते हुए क्यारियां बनाकर बैंगन के बीजों को बोती है। मगर इस बीच खेत में कई गड़े सारे कांटे उसके पैरों में चुभ जाते हैं। मगर वो किसी से कुछ नहीं कहती और सभी घर लौट आते हैं, जहाँ 5 साल की पूजा एक बर्तन लिए झोपड़ी की छत से ठपक रहे बारिश के पानी को उसमें भर रही थी। माँ, दादी माँ, पिताजी, आप सभी आ गए? देखो ना, बारिश के कारण ये छत कब से टपक रही है। कहीं हमारा घर टूट तो नहीं जाएगा ना? नहीं मेरी बच्ची, माँ ऐसा कुछ भी नहीं होने देगी।
आप लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं आप सभी के लिए खाना बनाती हूँ। बबीता झांक कर राशन के डिब्बे में देखती है और बारिश का हाल देखकर अपने हिस्से का राशन बचाकर ससुराल वालों को खाना बनाकर खिला देती है और खुद भूखी रह जाती है। हर दिन के साथ बारिश जैसे किसी जिद्दी बच्चे की तरह होकर बरसे जा रही थी। क्या बात बहू, तू परेशान क्यों है? माँ जी, हमें अपनी बैंगन की फसल को इस बारिश से बचाना होगा। हमें खेतों के चारों तरफ बाड़ा बनाना होगा। हमें बाड़ा बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करनी होंगी। ये कहकर वो गरीब बहू बारिश में भीगते हुए गांव में इधर उधर भटकती हुई लकड़ियां चुनती है और सभी खेत पर आकर बाड़ा बनाते हैं। वहीं बारिश थी जो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी और बारिश के साथ ओले भी गिरने लगे थे। बबीता, सुमन, माँ, चलो जल्दी से घर चलते हैं। देखो कैसे बिजली कड़क रही है, ओले भी गिर रहे हैं। बस इस बाड़े को बांध कर चलते हैं। खेत का ये बाड़ा ही हमारे बैंगन की फसल को बर्बाद होने से बचा सकता है। अगर आज हमने ये बारिश सह लिया तो कल हमें अच्छे दिन देखने को मिलेंगे। ये कहकर बबीता बारिश में अपने गरीब ससुराल वालों का हौसला बढ़ाती है। जहाँ एक तरफ बारिश अमीरों के लिए खुशियाँ लेकर आई थी, वहीं बारिश गरीब बबीता और उसके ससुराल वालों पर कहर बनकर टूट रही थी। ऐसे ही दिन बीतते गए। बबीता रोज बारिश में अपने बैंगन की खेती को देखने आती। अब घर का राशन पूरी तरह से खत्म हो गया और बारिश के कहर ने उस गरीब परिवार को दाने दाने के लिए तरसाया और तूफान ने उनसे उनके घर की छत भी छीन ली। सभी भूखे प्यासे कई दिन रात तक भीगते रहे। कहीं ना कहीं सभी को ये चिंता अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि कहीं बारिश उनके परिवार को खत्म न कर दे। माँ, पिताजी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मुझे खाना चाहिए माँ, खाना दो न माँ। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, तेरी गरीब माँ के पास अभी तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। भगवान जी हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्होंने हमारे घर को क्यों तोड़ दिया? तुम रो मत माँ, अब मैं तुमसे खाना नहीं मांगूंगी। भगवान जी इस बारिश को बंद कर दो और मेरे घर परिवार के हालात ठीक कर दो। अगली सुबह होते ही बारिश बंद हो गई और तूफान थम चुका था। बबीता अपने ससुराल वालों के साथ खेत पर आती है, जहां उसके खेत के चारों तरफ बहुत सारे बैंगन ही बैंगन उगे होते हैं। ये देखकर बबीता और उसके गरीब ससुराल वालों की लगाई गई उम्मीद पूरी होती दिखाई देने लगती है। देखो माँ, देखो दादी, हमारे खेत में कितने सारे बैंगन हैं। चलो इन्हें तोड़ लेते हैं, फिर पिताजी इन्हें शहर में बेच आएंगे और फिर उन पैसों से हम सभी पेट भरकर खाना खाएंगे। हाँ मेरी प्यारी पोती, हम सभी पेट भरकर खाना खाएंगे। इसके बाद सभी मिलकर सारे बैंगन तोड़ लेते हैं और फिर कमल और बबीता उन बैंगन को बोरियों में भरकर मीलों पैदल चलकर शहर जाकर बैंगन बेच आते हैं। बैंगन चमकदार, बड़े और ताजे होने के कारण उनके सारे बैंगन हाथों हाथ अच्छे दामों पर बिक जाते हैं। देखो बबीता, पहली बार में ही अपनी बैंगन की खेती को बेचकर हमें कितनी अच्छी आमदनी हुई है। ये सब तुम्हारी कारण हो सका है। अब हम हर साल बैंगन की ही खेती करेंगे। अजी ऐसा मत कहिए, हम सभी ने मेहनत की है। चलिए घर चलते हैं। उन पैसे से कमल अपने घर में राशन पानी ले आता है, जिसके बाद बबीता अपने ससुराल वालों को खाना बना कर खिलाती है और फिर वो बारिश में टूटे हुए छत की मरम्मत कराते हैं। और अब बबीता और उसका पूरा गरीब ससुराल हर साल बारिश में बैंगन की खेती करता है, जिससे उन्हें खूब आमदनी होती है और कुछ सालों के बाद वो पक्का घर बना लेते हैं। मगर आज भी ये बारिश जाने कितने ही गरीब किसान के घर और खेत पर कहर बनकर टूटता है और एक ही झटके में सब कुछ बर्बाद कर जाता है।